हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिवाइज रिटर्न्स के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनको फुलफिल करके हम अपने रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी हम रिवाइज रिटर्न करते हैं, रिवाइज रिटर्न करते वक्त हमें कोई लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है या नहीं, किन किन सिचुएशन में हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, इन्हीं सब का समाधान जानेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल नाउ द टैक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइएगा अपना आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रिवाइज रिटर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट का ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत हमें रिवाइज रिटर्न करने की पावर दी गई है। वो सेक्शन है 139 सब सेक्शन 5। ये सेक्शन क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं पहले। इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड ए रिटर्न्स अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 4 discover any omission or wrong statement therein, he may furnish a revised return at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment whichever is earlier। यानी कि कोई भी एसएससी जिसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 139 का सबसेक्शन 1 और 139 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत फाइल कर चुका है वो उस रिटर्न को, और उस रिटर्न के अंतर्गत उसको मिला कि उसने कोई ओमिशन कर दी है या कोई गलती कर दी है और या फिर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट उसके अंतर्गत फर्निश कर दी है, तो वो पर्सन अगर चाहे तो अपने उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। कब तक रिवाइज कर सकता है? जिस भी असेसमेंट की वो रिटर्न फाइल कर रहा है उस असेसमेंट ईयर के समाप्त होने से 3 महीने पहले तक। यानी कि यदि हम बात करें असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो 3 महीने पहले कब खत्म हो जाएंगे? 31 दिसंबर 2021 तक हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस ईयर की जो ड्यू डेट्स हैं वो सरकार ने बढ़ा दी हैं, तो इसलिए ये डेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है। या फिर उस ईयर की जो असेसमेंट है कंप्लीशन हो जाए, इन दोनों में से जो भी डेट पहले आए उस डेट तक हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि रिटर्न रिवाइज करने से पहले हमारी जो प्री रिक्विजिट जो कंडीशन है वो क्या क्या है, कि हम किस रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले यू शुड हैव फाइल्ड ए वैलिड रिटर्न, यानी कि हमने अपनी एक वैलिड रिटर्न फाइल कर चुके हों हम। अब वैलिड रिटर्न कौन सी होगी? वो रिटर्न सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 में भी हो सकती है और सब सेक्शन 4 में भी हो सकती है। एक के अंतर्गत वो रिटर्न होती है जो हमने रिटर्न विद इन टाइम फाइल कर दी है। जैसे मैं बात करूं करंट असेसमेंट ईयर की, असेसमेंट ईयर 21-22 की, इसकी जो रिटर्न्स फाइल करने की लास्ट डेट थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2021। यानी कि जो रिटर्न हमने 31 दिसंबर 2021 तक फाइल कर दी है उस रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं। और सब सेक्शन 4 में कौन सी रिटर्न होगी? जो आज के डेट में हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो बिलेटेड रिटर्न कहलाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद यदि हम असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल करते हैं, कब तक? 31 मार्च 2022 तक यदि इस रिटर्न को हम फाइल करते हैं तो ये बिलेटेड रिटर्न कहलाएगी। तो इस रिटर्न को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने एक वैलिड रिटर्न फाइल कर दी हो। रिवाइज रिटर्न के लिए एक वैलिड रिटर्न का होना बहुत जरूरी है। अब ये वैलिड रिटर्न का क्या मतलब है? यदि हमने कोई रिटर्न 31 दिसंबर 2022-21 तक यदि किसी रिटर्न को हम दाखिल कर चुके हैं, तो उस रिटर्न्स का ई वेरीफाई होना या उस रिटर्न को डीएससी के थ्रू ई वेरीफाई करना, किसी भी तरीके से उसका वेरिफिकेशन हो जाना। यदि वेरीफाई नहीं होता तो हमें उसे साइन करके जो सीपीसी सेंटर बेंगलोर में भेजना होता है, वो सारे काम हम कंप्लीट कर चुके हों, तभी हम अपने रिटर्न को वैलिड रिटर्न, वही रिटर्न वैलिड रिटर्न मानी जाएगी जिसको हम ई वेरीफाई कर चुके हैं या डीएससी से सिग्नेचर कर चुके हैं, या फिर उसको हम सिग्नेचर करके सीपीसी का जो सेंटर है बेंगलोर वहाँ पर हम भेज चुके हैं। तो उससे रिलेटेड हम सारे काम कंप्लीट कर चुके हैं, हम उसी रिटर्न को वैलिड रिटर्न कहेंगे। यदि हमने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है 31 दिसंबर 2021 तक असेसमेंट 21-22 की, और उसे ई वेरीफाई अभी तक नहीं किया है, तो वो हमारी वैलिड रिटर्न नहीं मानी जाएगी। यदि हमने उसको ई वेरीफाई कर दिया है तो ही हम उसको वैलिड रिटर्न मान सकते हैं।
तो सेकंड कंडीशन क्या है इस केस में? फर्स्ट कंडीशन थी कि यू हैव शुड फाइल ए वैलिड रिटर्न। वैलिड रिटर्न क्या होती है इसके बारे में हम जान चुके हैं। सेकंड कंडीशन है ITR मे बी ओमिशन और रोंग स्टेटमेंट, यानी कि जो हमने ITR फाइल की है उसमें क्या होना चाहिए? मे हैव ए ओमिशन, यानी कि हमारे से कोई गलती हो गई है, और एनी रोंग स्टेटमेंट, या फिर हमने उसके अंदर कुछ कुछ गलत मेंशन कर दिया है। इसके बारे में भी हम जाने हैं कि रोंग स्टेटमेंट क्या होता है। ओमिशन, कुछ गलत हो गया है हमारे से, हमें पता लगा कि उसमें कुछ गलत हो गया है या कोई रोंग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं कि रोंग स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। मिस्टेक क्या हो गई हमारे से, तो हमारे से जो कुछ मिस्टेक हो सकती हैं उसको हमने यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश की है। वो क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? जैसे क्लेमिंग रोंग एग्जेम्पशन, कि हमने कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। रोंग कैसी एग्जेम्पशन? कोई हमने इनकम हमारी टैक्सेबल थी लेकिन उसको हमने एग्जेम्प्ट मान लिया उस इनकम को। अब एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि डिविडेंड को, डिविडेंड जो है असेसमेंट ईयर 21-22 से जो है हमारा डिविडेंड टैक्सेबल होना स्टार्ट हो गया है। इससे पहले वो टैक्स फ्री होता था। अब किसी को डिविडेंड मिला उसको ये पहले होता था कि जो हमारा डिविडेंड है एग्जाम्प्ट होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 से वो टैक्सेबल हो गया है। अब उसने उस डिविडेंड को एग्जाम्प्ट इनकम में डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन एक्चुअली वो टैक्सेबल होना चाहिए था। तो ये हमने रोंग एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। यदि हमने ऐसा किया है तो हमने अपनी रिटर्न रिवाइज कर देनी चाहिए। सेकंड, नॉट ऑफरिंग टैक्सेबल इनकम, कोई हमारे पास इनकम थी लेकिन उसको हमने एज ए टैक्सेबल इनकम ऑफर नहीं किया है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम होती थी हमारी, सेविंग बैंक का ब्याज होता था, रेंटल इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है, ये हमने टैक्स के लिए ऑफर नहीं की है। तो इस तरीके की यदि हमारी कोई इनकम बच गई है जो हमने टैक्स के लिए ऑफर नहीं की है और हम अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो हमें अपने उस रिटर्न को रिवाइज कर देना चाहिए। क्लेमिंग रोंग डिडक्शन, हमने डिडक्शन गलत क्लेम कर ली है। 80C सेक्शन के अंतर्गत हमने या किसी और सेक्शन के अंतर्गत हमने गलत क्लेम कर ली है। इसका एग्जांपल हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर के अंतर्गत जो 80C की जो डिडक्शन क्लेम करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2021 तक, यदि जो कोई भी रिटर्न्स हमने क्या है डिडक्शन, कोई भी हमने अपनी इंस्टॉलमेंट पे की इंश्योरेंस की या PPF में पैसा जमा करवाया है, यदि वो पैसा हमने उस डेट तक करवाया है तो हमें उस डेट के तक जो भी पैसा जमा करवाया उस पैसे को हम लास्ट असेसमेंट यानी कि 2021 में उसका क्लेम कर सकते थे, और गलती से हमने उसका क्लेम इस ईयर में भी कर लिया है क्योंकि जो वो पैसा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जमा हुआ है, ठीक है। तो हमने उसका डबल क्लेम कर लिया है। यदि हमने इस तरीके का डबल क्लेम कर लिया है तो हम अपने रिटर्न को रिवाइज करके उस डिडक्शन को कम कर सकते हैं। तो ऑफरिंग इनकम अंडर लोअर रेट, हमने अपने रिटर्न्स में गलती कर दी है। हमें बाद में पता लगा कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको हम लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में दिखा दिया, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में दिखा दिया। अब शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में दिखाने का क्या इफेक्ट हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स रेट लगते हैं वो नॉर्मल टैक्स होते हैं हमारे, 20% भी लग सकता है, 30% भी लग सकता है, और लॉन्ग टर्म पर केवल 20% ही लगता है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से रोंग टैक्स रेट यानी कि लोअर टैक्स रेट, हायर टैक्स रेट वाले इनकम को लोअर टैक्स रेट में शो कर दिया है। यदि हमारे से कोई गलती हो गई है तो हम इसे भी अपनी रिवाइज रिटर्न में इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ थी जो कि गलतियां हो जाती हैं हमारे से। यदि ऐसी कोई गलती हमें बाद में पता लगती है तो हम अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो थर्ड है, जो एक क्वेश्चन आता है कि वेदर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न अट्रैक्ट एनी पेनल्टी और लेट फीस। यस, यदि हम किसी अपनी रिवाइज रिटर्न को यदि हम अपनी बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारे ऊपर जो ये लेट फीस है, पेनल्टी है, जो 1000, 5000 रुपये, 10,000 रुपये की है वो लग सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, कोई हमने बिलेटेड रिटर्न रिवाइज की, बिलेटेड रिटर्न के अंतर्गत जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी वो 2.5 लाख रुपए से कम थी। अब रिवाइज रिटर्न कर रहे हो 2.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है तो हमारे ऊपर यदि हम रिवाइज रिटर्न करेंगे तो लेट फीस जो है रिटर्न फाइल करने की वो 1000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। या पहले ही हमारी बिलेटेड रिटर्न के अंतर्गत जो हमारी इनकम थी टोटल वो थी
5 लाख से नीचे, और अब जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हमारे पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि रिवाइज रिटर्न में भी पेनल्टी लग सकती है। वेदर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न अट्रैक्ट एनी इंटरेस्ट लायबिलिटी, यस, यदि हम कोई रिवाइज रिटर्न करते हैं और उसकी वजह से हमारी जो इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर टैक्स, एडिशनल टैक्स हमें पे करना पड़ सकता है, तो उस केस में हमारे पर ब्याज भी लग सकता है। ब्याज की सेक्शन में 234A के अंतर्गत हमारे पर ब्याज लग सकता है, लेकिन इसमें ब्याज लगने कम चांसेस है यदि हमने अपनी ओरिजिनल रिटर्न विद इन टाइम फाइल कर दी है तो। अब 234B के अंतर्गत नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लग सकता है यदि हमारी इनकम इंक्रीज होती है और हमारा टैक्स बढ़ जाता है। 234C में ब्याज लग सकता है। 234D में रोंग, हमने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की, उसके अंदर अपने रिफंड क्लेम कर लिया, और जब हमने रिवाइज रिटर्न फाइल की उसमें हमारा रिफंड नहीं बनता था, जो हमने रिफंड क्लेम किया उस पर हमें ब्याज देना पड़ जाएगा। अब वेदर टोटल इनकम में बी रिड्यूस्ड वाइल फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न, यस, यदि रिवाइज रिटर्न में कुछ भी हो सकता है, इनकम इंक्रीज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, यानी कि जो भी हमने गलती की है उसको हम अपने रिवाइज रिटर्न में सुधार सकते हैं, उसके एवज में चाहे हमारी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। वेदर बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, इसका हम जवाब पहले भी दे चुके हैं, तो बिलेटेड रिटर्न को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न कौन सी रिटर्न होती है? जो रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत फाइल की गई है, यानी कि 139(1) के अंतर्गत जो टाइम था, स्पेसिफाइड टाइम था, जैसे मैं बात करूं 21-22 असेसमेंट ईयर की, तो इसका रिटर्न फाइल करने का जो टाइम था 31 दिसंबर 2021 था, लेकिन अब वो जा चुका है। यदि आज की डेट में हम कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहेंगे। यदि उसमें भी हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उसको भी हम रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि हमारे से ITR फाइल करते वक्त कोई गलती हो जाती है तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में रिवाइज कर सकते हैं और कब तक रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे द्वारा जारी की गई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो जब तक हम अपनी नई वीडियो नहीं लेकर आते, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।